बैठिए बैठिए बैठिए। आज की इस विशिष्ट प्रेस वार्ता में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से प्रेस जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिवस निस्संदेह ही बड़ा विशेष है। आज के दिन हम प्रखर राष्ट्रवादी और युग पुरुष, एकात्म मानव और अंत्योदय के प्रणेता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एवं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, हरियाणा के युग पुरुष, स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल जी की जयंती मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी समर्पण कार्यक्रम, जो कि अपने पूरे देश में अपने तरह का एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है, इसका लोकार्पण करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव और नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग के प्रधान सचिव श्री उमाशंकर जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में हमें विस्तार से बतलाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सचिवगण, अधिकारीगण और मीडिया के बंधुगण, आज एक विशेष दिन है जहां माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि है और चौधरी देवीलाल जी की भी पुण्यतिथि है। जो अंत्योदय की परिकल्पना माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दी थी, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे बढ़ाते हुए उसके जीवन में उत्थान लाने की जो बात कल्पना की थी, उसके तरफ एक कदम आगे बढ़ाने की सोच चल रही है। मेरा आगमन मुख्यमंत्री ऑफिस में नवंबर 2018 में हुई थी और तभी से मैं सुन रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक कल्पना थी कि हम जो समाज में ऐसे व्यक्तिगण हैं जो इस अंत्योदय और समाज के उत्थान के लिए अपना समय का महादान देना चाहें, उनके लिए एक अवसर हम किसी तरह केंद्रित करें। उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक वॉलंटियर प्रोग्राम इनके मन से तकरीबन 3-4 साल के ऊपर से चल रही थी। जब कोविड का समय आया था तो उस समय कोविड संघर्ष सेनानी के नाम से जो एप्लीकेशन स्थापित की गई थी, उसमें तकरीबन 70,000 लोगों के ऊपर ने उसमें पंजीकरण कराया था। इससे ही एक बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी की थी कि ऐसे समाज में ऐसे अनेकों व्यक्तिगण हैं जो अपना समर्पण भाव से अपना योगदान सामाजिक उत्थान के लिए और सरकारी कार्यक्रमों को आगे, सरकारी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान और महादान देने के लिए तैयार है। उसी क्रम को आपदा के समय तो लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भी अगर ऐसे ही कोई माध्यम मिले तो लोग इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई माध्यम प्रस्तुत कर पाए, तो इसमें भागीदारी हमारी समाज की, लोगों की, व्यक्तिगण की मिलेगी उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए और सरकारी विकास कार्यक्रमों और डेवलपमेंट वर्क्स के ऑडिट के लिए। आज इस कल्पना को एक नए कदम लेते हुए, क्योंकि एक शुरुआती है, समर्पण नाम का बड़ा ही यूनिक, अपने आप में अलग एक प्रोग्राम जो इस कल्पना को आगे बढ़ाते हुए ली जा रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये शायद हमारे देश का पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जहां पर व्यक्तिगणों को, सामाजिक संस्था तो जुड़ते हैं, CSR के माध्यम से कंपनीज भी जुड़ती हैं, लेकिन आम व्यक्ति, आम जन भी अपना समय का योगदान देके इन ऐसे कामों को
आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम स्थापित करने की सोच चली। समर्पण के माध्यम से हम वॉलेंटियर्स को शिक्षा मित्र, खेल मित्र, कृषि मित्र, ऐसे अनेकों प्रोग्रामों में हम उनका भागीदारी मांगेंगे। साथ ही सोशल ऑडिट, क्योंकि सरकार के विकास कामों में आप भी देखते हैं कि अनेक बातें आती हैं और जो भी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, विकास के कार्यक्रम होते हैं, वो लोगों के लिए ही होते हैं। तो उसमें लोगों की सुपरविजन हम कैसे ले आए, उनकी ऑडिट सिस्टम कैसे ले आए और भागीदारी से ले आए, तो उसके लिए भी ये माध्यम बनेगा। तो मुझे पूरी तरह से आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये जो कल्पना समर्पण की हमारे इतिहास में जुड़ी है और इस बात को आगे बढ़ाते हुए कल्पना कहीं 4-5 वर्षों से देखी जा रही है, उसको आज हम एक और मील पत्थर के देखते हुए, उसको पीछे रखते हुए आगे और बढ़ पाएंगे। साथ ही हुनर का ऐप है, जिसमें इस ऐप के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट की, जो कौशल विकास की सोच है, वो आम जन तक इजीली अवेलेबल हो, उसका भी एक उद्घाटन कर रहे हैं। और साथ में जो एक नई और विभाग है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये भी एक अनूठा विभाग है सारे प्रदेश के राज्यों में, प्रदेशों में, उसकी भी आज वेब पोर्टल की, वेब एप्लीकेशन का अनावरण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पावन अवसर पे आप भी उपस्थित हैं और इस समर्पण के संदेश को आप गांव-गांव तक भी पहुंचाएंगे, ताकि लोग भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ पाए। धन्यवाद। अब समर्पण कार्यक्रम पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लघु फिल्म के माध्यम से एक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हाथ से मिलेगा हाथ, समाज सेवा और आत्मसम्मान। समाज की सेवा में एक कदम बढ़ चले, तुम चलो, हम चले, सब चले, सब चले। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में दूरदर्शी सोच के साथ हरियाणा सरकार ने एक और अनूठी पहल करते हुए स्वैच्छिक कार्यक्रम समर्पण की शुरुआत की है। राज्य के लोगों को एक सशक्त मंच प्रदान करने का अवसर दिया है। ये मंच उन लोगों को सही राह देगा जो समाज सेवा करने की इच्छा रखते हैं और हरियाणा के सामाजिक उत्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं। समर्पण हर नागरिक को समाज सेवा के प्रति प्रोत्साहित करेगा। साथ ही ये कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से मार्गदर्शक भी होगा, ताकि समाज सेवा के भागीदार लोग आत्मसंतुष्टि के साथ समाज के नवनिर्माण के प्रेरक भी बने। प्रायः कहा जाता है कि स्वयं को खोजने का सबसे बेहतर उपाय स्वयं को दूसरों की सेवा में डुबो देना है। समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत का मूल उद्देश्य भी यही है कि विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा की इच्छा रखने वाले लोगों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर समाज सेवा का सशक्त मंच मिले। समर्पित समय और प्रयास से समाज के नवनिर्माण की परिकल्पना के साथ ये कार्यक्रम नई पीढ़ी के लिए संस्कारों का संवाहक भी बने। समर्पण में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, किसान कल्याण, कौशल विकास, पर्यावरण सेवाओं, खेलों, सामुदायिक स्वच्छता, सोशल ऑडिट के माध्यम से सर्विस डिलीवरी और चरित्र निर्माण सरीखे विषयों को प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। समर्पण का मिशन समाज सेवा व जरूरतमंदों की मदद का भाव रखने वाले लोगों की इच्छा शक्ति को सम्मान और दूसरे लोगों में समाज सेवा के प्रति इच्छा शक्ति को जागरूक करना है। ये एक बेहतर कोशिश है हरियाणा सरकार की। आइए हम सब भी इस सकारात्मक पहल का हिस्सा बने, एक दूसरे के मददगार बनते हुए समर्पण के माध्यम से जन सेवा के अध्याय की एक नई शुरुआत करें।
अब हरियाणा कौशल विकास मिशन के सौजन्य से जो आज हुनर ऐप का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, उसका प्रस्तुतिकरण एक लघु फिल्म के माध्यम से किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करना हम सबकी नैतिक और सामूहिक जिम्मेदारी है। संपूर्ण विश्व को कर्मयोग की शिक्षा देने वाले भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए गीता के उपदेश, जिसमें निरंतर कर्म करने का संदेश है, से प्रेरणा लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हरियाणा को प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आज हरियाणा कौशल विकास मिशन के माध्यम से एक नए ऐप हुनर को लॉन्च किया जा रहा है। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में जो हुनरमंद युवा तैयार होंगे, उन्हें स्वयं का कार्य करने और उद्यमी बनने का प्रशिक्षण इस ऐप के द्वारा दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को 1 वर्ष तक नर्चर भी किया जाएगा। इस ऐप में युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने हेतु संपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं, तथा कॉलेज विद्यार्थियों को इंडस्ट्री रेडी बनाने हेतु अलग अलग कोर्स और जॉब पोर्टल हैं। इस कदम से प्रदेश के युवा अब जॉब ढूंढने वालों के बजाय जॉब प्रदान करने वालों की तरफ कदम बढ़ाएंगे। इस ऐप में संपूर्ण उद्यमिता विकास कोर्स, औद्योगिक डॉक्यूमेंट्री, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एक्सपर्ट एपिसोड्स उपलब्ध हैं। इसमें ऋण आवेदन करने की सुविधा और समस्त केंद्र, राज्य तथा बैंक की स्कीम ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में मौजूद है। कॉलेज विद्यार्थियों हेतु विभिन्न प्रकार के औद्योगिक, तकनीकी और व्यवसायिक तथा प्रतियोगी कोर्स भी उपलब्ध हैं। इस ऐप में विभिन्न करियर कोर्स और काउंसलिंग के लेक्चर्स उपलब्ध होंगे। स्कूल में बच्चे अपना व्यवसाय और उद्योग लगाने का भी सपना देखें। इसके लिए उनकी क्लास 6 से 12 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल टूर, करियर काउंसलिंग, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और लाइव प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्क भी उनकी समझ तथा दूरदर्शिता को बढ़ाने हेतु उपलब्ध होगा। इस ऐप में इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (IID) डेवलपर होने के साथ साथ नॉलेज पार्टनर भी है। भारत की आत्मनिर्भरता के पथ पर ये एक अतुलनीय शिलालेख साबित होगा। अब मैं नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग से अनुरोध करूंगा कि वो समर्पण पोर्टल पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। नमस्कार। ऑनरेबल CM हरियाणा स्टेट वर्किंग चीफ सेक्रेटरी, CM, Department of Information Technology, all respected officers, media then. We welcome all of you for the launch of the Samarpan application today. Samarpan. So Samarpan is a selfless service to the humanity. So भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, यो मां पश्यति सर्वमजय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वजं न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र में देखता है और जो मुझको मुझ में हर किसी को देखता है, उसको मैं कभी भी भूलता नहीं। सो आई सी हिम इन एवरीथिंग। ऑल्सो स्वामी विवेकानंद हैज सेड, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। सो द जिस्ट ऑफ दीज टू guide us, like whatever we are doing for the society, for the upliftment of the society, जो हमारा समर्पण है समाज के लिए, जो लोग समाज के लिए समर्पण में आगे आते हैं, भगवान उनके करीब रहते हैं। So about program, so yes, Samarpan is a unique volunteer program by Government of Haryana, through which the residents of Haryana can participate in various volunteer activities and thereby become the essential part of the social upliftment in the Haryana state. Samarpan, through Samarpan, the residents can pay back to the society by devoting their time and effort.
Through Samarpan will tap into the inner desire and willpower of the individuals, so thereby they can participate in various volunteer activities. It's a platform to support various government initiatives and schemes, and it's a platform where we can connect with the different welfare concepts. It inculcates the values and the character. This is especially for the young generation. So these are the various areas of participation. These are different departments which we have integrated. And here we go with the registration process. So the registration process is divided into 5 steps. Step 1, where we do the verification of the candidates of Haryana who are interested for the volunteer program. Through the Parivar Pehchan Patra, family ID verification is done. Step 2, the complete registration is accomplished by the candidate, where he fill all his other details. So once the registration is done, the candidate will get the login. Step 3, through the login, he will log in into the portal. And step 4, where he will go to the My Samarpan. Different activities he can choose, and he can view under the My Samarpan page. And finally, once the complete registration is done and he has registered for the activities, so once the department initiate the different events and different activities for the volunteering program, he will be actually contributing to the volunteer programs. This is the home page for the volunteer, where we have home and registration process. So just to show you a glimpse like how the registration goes, we'll show you the registration. Okay, so first we'll go with the launch. मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि समर्पण पोर्टल, हुनर ऐप और विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण करें। आपको एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि हमने आज 15 वॉलंटियर्स को सर यहाँ पे बुलाए हैं, और इनमें से कुछ को हमने अभी जस्ट प्रोग्राम से पहले उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू करी, और एक सर अभी उनको लाइव भी दिखाएंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सौजन्य से हम इनको रीच आउट कर सके। ये फिजियोथेरेपी और कुछ स्पोर्ट्स कोचिंग के एरिया के वॉलंटियर्स हैं। इनमें से सर एक है हमारी डॉक्टर रजनी मलिक है, उनको हम अभी लाइव रजिस्टर कराएंगे। रजनी मलिक, करिए करिए करिए। ये तो बहुत बहुत बड़ी फिजियोथेरेपिस्ट है। So once she has entered her BPD ID, we are getting the details, and here we are selecting her name, Rajni. We are getting the OTP. We are doing the OTP verification. ऐसे जो OTP है ये विजिबल होना चाहिए। सारी डिटेल्स क्यों? OTP विजिबल होना चाहिए। मास्क मास्क कोई देखे ना। हाँ, तो यही है। तो आगे से इसको भी जरा ठीक करो। नहीं सर, वो फोन नंबर मास्क होता है। फोन नहीं, इसके OTP उसके पास आया है, उसने देखा, बाकी सबको क्यों दिखाई दे? क्योंकि भरते हुए तो बाकी भी देखेंगे ना उसको। रजिस्ट्रेशन के सिर्फ ये 2-3 स्टेप्स हैं। उसको अपना एरिया ऑफ वॉलंटियर बताना है, उनका क्या एक्सपीरियंस है और कितने घंटे वो दे सकते हैं। खेल मित्र। So
So we have given the facility where you can choose the various different volunteering areas, like MAM is choosing for education and care. How many hours per week you are? ई कैपिटल Okay, so there you go. Congratulations. So you are now registered volunteers. गुड चलो सर हम आपसे आग्रह करेंगे हुनर का भी राहुल नेक्स्ट पे हुनर माननीय लॉन्च के लिए तुम्हें करना लगा तो नहीं चलिए धन्यवाद अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित श्री DS ढेसी जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री उमाशंकर जी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल जी, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं विशेष इसलिए कह रहा हूं कि आज का दिन 25 सितंबर, इसको हम कई वर्षों से समर्पण दिवस इस नाते से मनाते हैं। और ये दिवस दो हमारी महान विभूतियां हैं जिनके जन्म यानी जयंती का ये दिन होता है, जिसमें जैसा बताया अपने दीनदयाल जी उपाध्याय, जो आज़ादी के समय से पहले उनकी एक बहुत बड़ी एक वैचारिक भूमिका रही और आज़ादी के बाद संगठनात्मक एक प्रकार से जो उनका कला कौशल था, उसके कारण से उन्होंने पूरे देश में संगठन को भी खड़ा किया। और चौधरी देवीलाल जी, ये भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे और अंत में देश के गरीब, किसान, मजदूर, उनके उत्थान के लिए शासन में आने के बाद भी बहुत सी योजनाएं उन्होंने चलाई। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को हम इसलिए जानते हैं कि उनकी जो वैचारिक भूमिका थी, वो कहा करते थे कि व्यक्ति अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन समाज के प्रति सेवा और समर्पण का भाव ये सदैव बना रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छे, सशक्त, सुखी समाज की कल्पना कर सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता और हमारी सभ्यता में बहुत बड़ा अंतर रहा है। पाश्चात्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन का विकास या समाज जीवन का विकास, उसको अर्थ प्रधान इस रूप में देखा गया है कि जितनी आर्थिक प्रगति होगी उतना ही समाज सुखी होगा। लेकिन पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो त्याग प्रधान है। सैक्रिफाइस की भावना, सेवा की भावना जितनी ज्यादा रहेगी, उतना समाज के अंदर एक सामंजस्य, एक आत्मीयता, एक प्रेम और एक सशक्त समाज की कल्पना हो सकती है। हम जानते हैं कि प्राचीन समय में जितनी सेवाएं, सर्विसेज होती थी, वो ये कहा करते थे कि वो पैसे से नहीं,
वो त्याग समर्पण भाव से काम करने वाले लोग सबको सेवाएं देते थे, और जो सेवा प्राप्त करता था वो बदले में अपने समर्पण भाव से एक गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा इस प्रकार से दिया करता था। उसकी कुछ सीमा नहीं होती थी। यानी यहाँ इस देश में शिक्षा भी फ्री थी, चिकित्सा भी फ्री थी, और जो ट्रेनिंग पार्ट होता था या जो लोगों के जीवन चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए एथिक्स की जो ट्रेनिंग होती थी वो भी फ्री थी। संत महात्मा समाज आज भी करता है। तो ऐसी चीजों में अर्थ प्रदान होने के बाद हम उचित सेवा ये त्याग दे नहीं सकते हैं। आज समाज के अंदर हमारे यहाँ विदेशियों की तुलना में इस भाव का, त्याग और समर्पण भाव का वर्चस्व आज भी है। बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो समर्पण भाव से काम करती हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन का समर्पण समाज के लिए कर देते हैं। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब समाज के लिए। मैंने स्कूल के समय में एक कोटेशन पढ़ी थी, किसी महान पुरुष की होगी, कि मेक योर सेल्फ नेसेसरी टू द वर्ल्ड विल गिव यू द ब्रेड। आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप समाज के लिए अपने आप को उपयोगी सिद्ध करो कि समाज को लगे कि इस व्यक्ति की जरूरत है, वो फिर आपकी चिंता अपने आप करेगा। और आपने अपने आप को समाज के उपयोगी सिद्ध नहीं किया, अपने आप में ही लगे रहे, स्वार्थ भाव से आगे बढ़ते रहे, तो फिर आपकी चिंता भी कोई नहीं करेगा। इसलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का ये जो अंत्योदय दर्शन है, इसी के आधार पर हमने भी, वैसे तो जब शासन से पहले मुझे जब संगठन काम दिया गया तो नितिन गडकरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के। उस समय 2010 से 2013 पार्टी का एक अंत्योदय प्रकोष्ठ था, मैं उसका देश भर का प्रमुख था, और उसमें बहुत से अनुभव भी आए। सरकारें भी जो उस समय थी उनमें भी जाकर के काम करने का अवसर मिला। तो जो चीजें हमने सैद्धांतिक तौर पर कभी सीखी थी, उनका प्रत्यक्ष किस प्रकार से आचरण में लाया जाए, वो एक सत्ता में आने के बाद उसका एक अच्छा अवसर मिलता है। तो आते ही हमने ये कहा कि हमें सुशासन लाना है। सुशासन के माध्यम से सरकार की जो सेवाएं हैं ये जनता तक पहुंचानी है। बहुत योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, स्थानीय सरकारें हो, इतनी योजनाएं हैं कि हर किसी सामान्य व्यक्ति तक वो सब सेवाएं पहुंच जाएं, तो कोई गरीबी रेखा से नीचे रह नहीं सकता कोई व्यक्ति। यहां हमेशा एक भाव रहा है कि जिसके पास अबंडेंस है, जिसके पास उपलब्ध है साधन, उससे प्राप्त करना और थोड़ा थोड़ा प्राप्त करना, जहां जरूरत है उसको वहां ले जाना और डालना, इसमें कोई संघर्ष नहीं है। अब कोई आदमी पिछड़ा रह गया, कोई मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया, बहुत कारण हैं। पारिवारिक कारण है, प्राकृतिक कारण है, नेचुरल कई बार कैलामिटी आ जाती है, नेचुरल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। एक व्यक्ति पैदा ही दिव्यांग हुआ, अब वो फुल फ्लैश सही से आया ही नहीं, तो उसको जीवन भर अगर हमने उसका सहयोग नहीं किया तो वो अपनी मुख्य धारा में आ ही नहीं सकता। एक आदमी गरीब परिवार में पैदा हुआ, अब वो आज का जैसा समाज की रचना है उसको एकदम कोई नहीं कुछ दे देता, लेकिन उसकी सहायता करना, सहयोग करना, यह समाज का भी काम है, सरकारों का भी काम है। तो उस प्रकार से चलते हुए हमने ये सारी योजनाएं बनाई, और उसमें से ये जो नया हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, और उसमें से हर परिवार की पहचान करना, उनसे जानकारी लेना, फिर उस जानकारी को वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद फिर उनकी आवश्यकता के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको काम देना, उनकी आय बढ़ाना। इस सब को करने के लिए हमने जो विचार किया है कि इसको आगे बढ़ाना है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि केवल सरकारी तंत्र से ये चीजें उतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती हैं। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसको किसी न किसी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सिस्टम खड़ा किया जाए तो उसमें काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी तक सोशल काम सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा करती हैं, लेकिन क्यों नहीं सरकार का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें से ऐसे समर्पित लोग, ऐसे जो सेवाभावी लोग, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको समय उनके पास है, उसका उपयोग करते हुए, कुछ लोगों के पास साधन भी है, साधन लगा करके वो समाज का सेवा काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी प्लेटफॉर्म में आने के बाद उनके काम का परिणाम ये अच्छा निकलेगा। तो आज हमने ये जो समर्पण का पोर्टल ये बनाया है, इसमें जो वॉलंटियर्स हैं, समाज में समाज सेवी लोग हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं,
उसमें बहुत से रिटायर्ड ऐसे बहुत लोग हैं, आखिर 58 साल की 60 साल की आयु में रिटायर होते हैं, तो शरीर में क्षमता होती है, उनमें उनका अनुभव भी होता है, उनकी शारीरिक क्षमता भी होती है, तो वो काम करके आगे आना चाहते हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं नहीं होती हैं। मुझे बहुत लोग मिलते हैं रिटायर्ड आदमी, कई बार वो काम कोई ना कोई पकड़ते हैं या आके हमको भी कहते हैं मैं रिटायर हो गया, मुझे कोई काम बताओ। मैंने कहा किस लिए काम चाहिए, आपके पास पैसे की कमी है क्या? नहीं, पैसे की तो कमी नहीं है। मेरे क्यों काम चाहिए? इसलिए चाहिए कि मेरे पास समय बहुत है, मैं समय का करूं क्या? अगर मैं खाली बैठता हूं तो मैं बैठ नहीं सकता हूं, फिर कुछ ना कुछ विध्वंसात्मक बातें ध्यान में आएंगी, कहीं ना कहीं और उल्टी सीधी संगत में पड़ जाएंगे। बहुत लोग मिलते हैं। हमने कहा क्या आप 0 सैलरी पर काम कर सकते हैं? दर्जनों ऐसे नाम हैं मेरे पास, बड़े ऑफिसर्स, जिन्होंने मुझे हाँ कहा है कि हाँ 0 सैलरी पर भी हम काम कर सकते हैं, 1 रुपये सैलरी पर काम कर सकते हैं। उसमें से ये ध्यान में आया कि क्यों नहीं हम वॉलंटियर्स का पोर्टल खोलें। कोविड के समय में जब पहली वेव शुरू हुई, हमने कोविड का एक वॉलंटियर्स पोर्टल बनाया था। लगभग कितने 70,000 72,000 के आसपास 72,000 persons दे रजिस्टर्ड देमसेल्व्स। किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के काम में सहायता कर सकता हूँ, किसी ने कहा किसी मरीज की उसका केयर करनी है वो मैं कर सकता हूँ। कोई भी काम करने के लिए वो 72,000 लोग आ गए। अभी हम चाहते हैं कि भी आखिर किसान हैं, किसानों को गाइड करने के लिए कुछ किसान मित्र चाहिए, तो इन वॉलंटियर्स में आएंगे। आखिर फॉरेस्ट को बढ़ाना है, जंगल को यानी वृक्षों को बढ़ाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, इसके लिए हम चाहते हैं वन मित्र आने चाहिए। इसी प्रकार यानी हर एक चीज में, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र चाहिए, पुलिस को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस मित्र चाहिए। यानी पुलिस मतलब रक्षा सुरक्षा में भी वो लोग सहयोगी हो सकते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न विधाओं के लोग इसमें आए, और केवल रिटायर्ड आए ऐसा नहीं है। हमारे सर्विस में भी कोई बहुत ज्यादा काम करना होता है ऐसा नहीं है। सर्विस क्लास को भी 8 घंटे की निश्चित ड्यूटी है, सप्ताह में 5 दिन है, साल में 50-55 छुट्टियां भी हैं। देखा जाए तो मैं रफ आंकड़ा अगर बताऊं तो 8 घंटे के हिसाब से मुश्किल से 150 दिन ही काम करता है आदमी। उसके बाद बड़ी व्यक्ति की छुट्टियां, बाकी उत्सव, संडे, सैटरडे, ये सब निकाल दिए जाए तो 150 दिन से ज्यादा काम नहीं करता है। तो उसके पास 150 पौने 200 दिन खाली है, और फिर सुबह शाम खाली है। ऐसे भी हैं जो 18 घंटे काम करते हैं। केवल रात को 6 घंटे के लिए सोना चाहिए, और दिन में अपने व्यक्तिगत कुछ दिनचर्या के लिए 2 घंटे 3 घंटे चाहिए। 15-15 घंटे काम करने वाले लोग हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से काम करने वालों को एक अवसर मिले, सेवा करने वाले को सेवा का अवसर मिले, समर्पण भाव से अपने आप को पुण्य कमाने वाले भी लोग हैं कि भी इससे सेवा का काम होगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। हो सकता है अगले जन्म में उनका विश्वास हो कि वापस किसी ठीक ठाक योनि में आ जाए, इसलिए भी सेवा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आज हम इस समर्पण भाव को, समर्पण दिवस के अवसर पर ये हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये जो हमारा अंत्योदय मिशन है, फॉर्मली मिशन अंत्योदय 2020 केंद्र सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया है। तो मिशन अंत्योदय 2020 वो देश भर में सब पंचायतों से लेकर के और प्रदेश और केंद्र सरकारों के विभागों के साथ वो चीजें जुड़ी हुई हैं। हम इसको अलग से स्वरूप देंगे। अंत्योदय मिशन की कोई संस्था, कोई सोसाइटी, कोई अथॉरिटी, कोई मिशन मोड कुछ ना कुछ बनाएंगे, और इसको काम तो शुरू हो गए हैं, लेकिन उन सबको एक जगह पर एक सूत्र में पिरोने के लिए एक इस प्रकार की मिशन अथॉरिटी बनेगी। उसमें कोई ना कोई शुरू में सरकारी अधिकारी रखेंगे, बाद में कोई रिटायर्ड अधिकारी उसके अंदर जिनकी रुचि होगी उनको लगाएंगे, और सारे देश में नीचे लेवल तक जहां जहां आवश्यकता है वहां ऐसे ही हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स बनेंगे। कितने बनेंगे आज मैं कोई आंकड़ा नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमने 70,000 कोविड के समय रजिस्टर किए थे, इससे तो ज्यादा ही होंगे। 1 लाख वॉलंटियर अगर हो जाते हैं तो उनके लिए काम हमारे पास सबके लिए है। तो इसलिए ऐसे वॉलंटियर्स को, चाहे वो सर्वे के काम में, चाहे वो शिक्षा के काम में, चाहे बाल विकास, महिला के काम में, किसान कल्याण में, कौशल विकास में, या जो स्वैच्छिक सेवाएं बहुत होती हैं इनमें करने के लिए। मैं एक उदाहरण कई बार दिया है, फिर देता हूं। पिछले दिनों इजराइल गया था मैं, तो इजराइल में हमने देखा कि यरूशलेम में एक 5,000 वॉलंटियर्स उनके ऐसे हैं कि उनको उन्होंने एम्बू बाइक दी हुई है, फर्स्ट एड का सामान दिया हुआ, और अपने घर पर या अपने काम के स्थान पर वो उसको रखते हैं।
अपना कोई उपयोग नहीं करते घर का, केवल उनके पास खड़ी रहती है। और जहाँ कहीं किसी को कोई तकलीफ हो गई, जिसको कोई मेडिकल एड चाहिए, उनके पास एक सिस्टम है, अपने मोबाइल में बटन दबाते हैं, वो एक पैनिक बटन है या जो भी सर्विस बटन है, उसको दबाया, उसके आसपास के लोगों को मैसेज अपने आप कंट्रोल रूम से पहुंच जाता है। और जिसके पास 5-6 लोगों के पास पहुंच जाता है, तो 5-6 लोग सारे के सारे अपनी बाइक को उठा करके, और ऑटो गियर है उसका, दौड़ाया, जैसे हमने परसों जो चलाई ई बाइक, वैसा ही है। तो वो अपना फटाफट उठाया, गियर भी लगाना था, बस घुमाया और पहुंच जाते हैं। विदिन 90 सेकेंड वो सर्विस उनको मिलती है। तो बहुत नजदीक के सारे वो होते हैं लोग। एक प्रत्यक्ष, हम भी जहाँ घूम रहे थे तो एक बुढ़िया जो है वो गिर गई, वहाँ फटाफट वहीं से पता लगा ये क्या है, फटाफट देखा तो 3-4 बाइक से आ गए, उनके पीछे, सबके पीछे लगा हुआ है। और सिस्टम उनका है कि अगर कोई आदमी ज़्यादा ऐसा नीडी है तो उसको पीछे बैठा करके, क्योंकि स्पोर्ट उसकी बाइक हो जाती है, वो भी ऊंची है, बीच में एक आदमी के बैठने की जगह, वो उसको पकड़ लेते हैं और पीछे सहारा मिल जाता है और लेकर के चल पड़ते हैं। उस बुढ़िया को जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने पड़ा हुआ पट्टी करके उसको खड़ा किया, शी वॉज ऑल राइट। तब उनका केंद्र देखने गया, उसमें से हमें लगा कि ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे होम डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने भी 212 212 सर्विस जो शुरू की है, 112 जो सर्विस शुरू की है, वो भी ले देकर के इसी प्रकार की सेवा है कि 15 मिनट के अंदर कहीं भी किसी जगह भी हरियाणा में किसी को कोई तकलीफ हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ गई, कोई उसको चोट लग गई, कोई और हो गया, वो गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। 650 गाड़ियां मैंने इसमें लगाई हैं और बहुत अच्छा उसका एक परिणाम निकल के आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये अंत्योदय मिशन के माध्यम से हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो और 2 ऐप का, एक ऐप और एक वेबसाइट जिसका लॉन्च किया गया, उसमें हुनर ऐप जो है, उसमें किस व्यक्ति को कौन सी स्किलिंग ये चाहिए, किस पर्पज के लिए चाहिए, तो हमारा जो हरियाणा विकास कौशल मिशन है, उन्होंने इसको हुनर ऐप को लॉन्च किया है। इससे लोगों को, नौजवानों को खास करके उसकी ऑटोमेटिक रास्ता उसको मिल जाएगा। और ये हुनर ऐप का भी जो लिंक है, हम जो हमारा जन सहायक पोर्टल है उसमें डाल दिया कि नहीं सर, अभी नहीं डाला। हाँ, उसके अंदर डाल देंगे, ताकि जिसको जो चीज चाहिए, वो भी एक गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट है जन सहायक। आपको नहीं पता कि किस सेवा के लिए, किस काम के लिए कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ऐप, कौन सा क्या, आप एक ही याद रखो, जन सहायक, उसको क्लिक करो, आपको फटाफट पता लग जाएगा कि आपकी मतलब कि कौन सी उसमें, तो ये भी उसमें डाल दी जाएगी। वेबसाइट में हर विभाग की अपनी वेबसाइट है, तो विदेश सहयोग विभाग, इन्होंने भी अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। मैं इस विभाग को बधाई देता हूं, ताकि हमारा जो विदेश के साथ जिन लोगों को जुड़े रहना है, वो सब इसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ें। हमारे नितिन गडकरी जी कहा करते हैं कि रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, तो अब ये आईवेज भी हो गया। जितनी वेबसाइट है ये आईवेज है कि उसको खोलो और आदमी वहां पहुंच जाए फटाफट। तो एक नए युग के साथ ये जो वेबसाइट बनाई है, इसमें विदेशों के साथ जो लोग पहले से रहते हैं उनके हरियाणा के साथ जुड़ाव, और नए लोग जो विदेशों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं उनके साथ जुड़ाव, ये सब उसके अंदर काम आने वाले हैं। कुछ विषय और जो मुझे रखने हैं उसके अंदर, सबसे पहले तो ये जो चल रहा है विषय बहुत समय से किसानों का, देखिए हम चाहे उसको मैं अंत्योदय के साथ ही जोड़ के देखता हूं, पंडित दीनदयाल जी के दर्शन के साथ, उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से हमें एक विचारधारा दी, उस पर काम करने के लिए शासन में आज नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नाम और कोई नहीं है। वो भी गरीब का, पिछड़े का, किसान का, इन सब का ध्यान रखते हुए नई से नई योजना बना के आ रहे हैं। वास्तव में तो देखा जाए, देश जब आजाद हुआ उस समय, क्योंकि आजाद हुआ है तो बहुत सी चीजों की आवश्यकता थी, हमको इंडस्ट्री भी चाहिए, हमको एयरवेज भी चाहिए, हमको देश के लिए रक्षा सुरक्षा के लिए शस्त्र भी चाहिए, सब चीजों पर ध्यान दिया गया। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो एक प्रकार से उसकी अवहेलना हुई। अगर उसी समय से ये अंत्योदय, महात्मा गांधी जी ने इसका बहुत अच्छी प्रकार से व्याख्या की है। अनटू द लास्ट एक पुस्तक है, उस पुस्तक के माध्यम से उनका ये विचार है कि जो लास्ट पर्सन है उसकी चिंता करना का काम भी हमारा। उन्होंने हमें लघु उद्योग की बात कही कि लघु उद्योग, स्वच्छता की बात उन्होंने कही
कि ये सारे अभियान स्वतंत्र देश के अंदर शुरू में आ जाने चाहिए ताकि आम लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इस ओर नहीं ध्यान दिया गया, न शिक्षा की ओर दिया गया, न उद्योग लघु उद्योग की तरफ नहीं दिया गया। बड़े उद्योग की तरफ ध्यान गया है लेकिन लघु उद्योग, आम आदमी का रोजगार, आम आदमी का उत्थान, इस पर हमारी नजर एक प्रकार अंदाज किया गया 1947 के बाद। कई वर्षों तक इधर ध्यान नहीं गया, नारे लगते रहे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे, गरीब उत्थान, 20 जो पॉइंट प्रोग्राम, थ्योरेटिकल बहुत चीजें होती रही, लेकिन उसको जिस प्रकार से जिस एंगल से सोचना चाहिए था, मुझे प्रसन्नता है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर चीज को ध्यान कर रहे हैं। यानी घर के अंदर गैस सिलेंडर नहीं है, वो भी पहुंचना चाहिए, अन्न नहीं है घर के अंदर, वो भी कैसे पहुंचे, उसकी आवश्यकता पूर्ति हो, सिर पर छत नहीं है तो हर किसी को छत मिलनी चाहिए, अगर उसका बीमा नहीं है उसका तो 60 साल के बाद उसको पैसे मिलने चाहिए ताकि उसका सामाजिक सुरक्षा उसकी हो सके। वर्तमान में भी जितने छोटे व्यवसाय के लोग हैं उनको भी लाभ मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, नए स्टार्टअप्स ये खड़े होने चाहिए, शिक्षा में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, और स्वदेश की भी भावना ये आजादी के बाद जिस प्रकार से हमको खड़ा रखना चाहिए था हुई नहीं, आज उसकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर स्थानीय यानी अपनी जो मातृभाषा है और अपने प्रदेश अपने देश की और भाषाएं हैं, इनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन में भी आगे उसको बढ़ाना चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन में भी उनको चीजों को लागू करना चाहिए। बहुत देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी के बजाय अपने ही देश की भाषाओं में आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई आपका कार्यक्रम है किसी चीज का, वो इंग्लिश के बिना अगर नहीं है तो इंग्लिश भी पढ़नी है अपने को, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़नी है, लेकिन फोबिया हो जाए कि इंग्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है, इस फोबिया से बाहर निकालने का एक आरंभ किया है उन्होंने विषय। अभी बहुत प्रदेशों ने टेक्निकल एजुकेशन कुछ कॉलेजेस में हिंदी में शुरू कर दी है, लॉ की एजुकेशन शुरू कर दी है, आयुर्वेदिक की एजुकेशन तो हिंदी में शुरू हो ही गई है, और जो दक्षिण की भाषाएं हैं उनकी अपनी भाषाओं में शुरू हो गई है। तो इसलिए स्वदेश के भाव को भी जागृत करने का काम अब हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। यानी आज हम याद करते हैं चौधरी छोटूराम जी को, हम चौधरी देवीलाल जी को याद करते हैं, ऐसे किसानों के हित में काम करने वाले बहुत लोग याद करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक समय ऐसा आएगा आगे फ्यूचर में कि ये जो वर्तमान काल है, मोदी मनोहर सरकार, ये किसानों के हित की सरकार थी, ये इतिहास बनने वाला है। किसानों की आय जिस प्रकार से आगे बढ़ाई जा रही है, जिस प्रकार से नए नए आयाम खोले जा रहे हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट उनके लिए जो किया जा रहा है कि कोई भी अब भी जैसे वर्षा इस बार बहुत हुई, सितंबर महीने में इस प्रकार की वर्षा कभी नहीं हुई। 24 सितंबर तक, कल तक भी वर्षा हुई है, आज पता नहीं मुझे, आज तो नहीं है, कल 1-2 दिन होने वाली है। हाँ, और 2 दिन बाद होने वाली है। तो ये वर्षा के कारण से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एफसीआर साहब को कह दिया कि स्पेशल गिरदावरी कराएं, और जिस भी किसान का नुकसान हुआ है, अगर बीमा किया हुआ है तो बीमा कंपनी देगी, बीमा किया हुआ नहीं है तो हरियाणा सरकार देगी, लेकिन किसान को उसका कंपनसेशन, ठीक है, फुल कॉस्ट शायद नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में जितना उसका तय किया हुआ है 12,000 रुपये एकड़ का, वो सरकार देगी। और अगर बीमा किया हुआ है तो कहीं 20,000, कहीं 22,000, 24,000, 28,000, वो अलग अलग फसलों के अलग है, तो इस हिसाब से वो उनको दिया जाएगा। तो इसी प्रकार हमने जो किसान है वो किस प्रकार से प्रोग्रेस करें, किसान को उसके सहयोगी जितने भी और काम हो सकते हैं, किसान के बच्चे के पास जमीन कम है, बी कीपिंग तो कर सकता है। अभी 2 दिन पहले हमने बी कीपिंग की पॉलिसी एक लागू की है कि 3,000 किसानों का भी बी कीपिंग का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमें 10 साल में 10 गुना ये करना है। हालांकि मेरे हिसाब से 10 गुना कम है, डिपार्टमेंट ने अभी 10 गुना कहा है, तो एक बार इसको प्रारंभ करते हैं। लेकिन बी कीपिंग से उद्योग बढ़ेगा, आमदन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैं कहता हूं अगर कंजम्पशन हमारे अपने लोग करते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। शहद का एक जो एक कंजम्पशन है, जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जैसे दूध की कंजम्पशन से स्वास्थ्य ठीक होता है, ऐसे शहद की कंजम्पशन से भी ठीक होता है। हमने इसी प्रकार से फिशरीज, इसका बड़ा एक प्रयोग किया है कि हरियाणा की फिशरी, कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं उसमें, कुछ स्पीशीज जिसको कहना चाहिए, हरियाणा की वो सर्वश्रेष्ठ मानी जा रही है पूरे देश भर में। कौन सी है मुझे नहीं पता, कोई फिशरी जानता था, झींगा। तो वो, और संयोग से बहुत इलाका वाटर सबमर्ज्ड हो गया है,
हमारी वाटर लॉगिंग बहुत हो गई, तो उस इलाके में इसका प्रबंध करेंगे कि वहाँ भी किसान को आमदन हो जाए और वहाँ मछली पालन का काम इसको बढ़ाया जाएगा। अब 3 कानून ऐसे हैं जिसका अभी तक कोई उपयोग हुआ नहीं है। बिना उपयोग के कुछ अराजक तत्व, मैं कहूँगा ऐसे अराजक तत्वों ने एक हवा खड़ा कर दिया है कि अगर ये हो जाएगा तो किसान खत्म हो जाएगा, किसान की जमीन बिक जाएगी, किसान मंडियां बंद हो जाएंगी, ऐसे सारे हुए खड़े किए गए। जबकि इन सबको लागू करने की डिमांड केवल आज की सरकार ने की, ऐसा नहीं है। ये 25 साल से ये चीजें चल रही हैं। इसमें डिबेट बड़े बड़े पार्लियामेंट में उनकी आज भी वीडियोस मिल रही हैं। तो कांग्रेस ने भी इसको शुरू किया। आज उनको समस्या ये आ गई है कि अगर ये क्रांतिकारी कदम सफल होते हैं तो इसका श्रेय मोदी सरकार को मिलेगा। तो किसी भी कारण से मोदी सरकार को कैसे कमजोर किया जाए, एक वातावरण ऐसा बना दिया गया जैसे को बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरा कहना है कि आंदोलन करना हो किसी समस्या को लेकर के, उसमें कहीं कोई कतई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होते आए हैं, बहुत पहले होते आए हैं। आजादी के पहले के आंदोलनों की रूपरेखा और होती थी, आजादी के बाद के आंदोलन, आखिर आज हम स्वतंत्र हैं, अपनी डेमोक्रेसी है, अपने ही लोग अपनी सरकारों को चुनते हैं और उसमें हर 5 साल बाद जनता को मौका मिलता है कि आपको जो सरकार ठीक लगती है उसको लाइए। लेकिन किसी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस प्रकार से वातावरण बनाना ये एक अराजकता है। इस अराजकता को नहीं होने देगी कोई भी सरकार। आखिर सरकारों का काम होता है अराजकता को रोकना। किसी प्रकार के आंदोलन में शांतिप्रिय आंदोलन चले, कहीं आपत्ति नहीं है, अराजकता को नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस सीमा से आगे कोई बढ़ता है तो देश का भी नुकसान है, प्रदेश का भी नुकसान है, जनता का भी नुकसान है। आखिर हम देखते हैं कि पंजाब में 84 में या 80s में जो एक अराजकता का आंदोलन चला, आज तक पंजाब नहीं समझ पाया। पंजाब की आर्थिक स्थिति कितनी पीछे चली गई है, हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पड़ोस का प्रदेश हम उदाहरण तो दे ही सकते हैं। जबकि हम आज अगर देखा जाए तो हरियाणा पूरे देश भर में आज हमारी आर्थिक स्थिति हो, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो, सब चीजें सबसे आगे हैं। आप एक प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि SCRB ने जो डाटा दिया है कानून व्यवस्था का, अब उस डाटा में मैं आपको थोड़ा सा उसके पीछे जो हिडन कुछ चीजें हैं, हालांकि हमने बात की है जो ऊपर के अधिकारियों को, हमारे DGP ने NCRB के डायरेक्टर, उनसे बात हुई है परसों 2 दिन पहले ही हुई है। तो उनको बताया कि जिन चीजों का क्राइम से कोई उस प्रकार का ज्यादा महत्व नहीं है, उनको इसमें से निकालना चाहिए, हटाना चाहिए। उसको वो क्राइम नहीं है, वो बैड हैबिट्स तो हैं लेकिन क्राइम नहीं मानते अभी हम। उसमें 2 विषय हैं, एक है पावर थेफ्ट, बिजली की चोरी, एक है पानी की चोरी। ये इस प्रदेश का एक पुराना एक इतिहास है, एक आदतें हैं लोगों की। एक समय था जब नेता बिजली की चोरी करने के लिए कहा करते थे और ये माना जाता था कि बहुत गांव में कि अगर बिजली की कुंडी से हमने बिजली नहीं ली तो फिर क्या राज है। राज तो यही है कि बिजली कुंडी से ली जाए। हमने कहा कि इसको क्राइम मत मानो, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करके उनको कंपाउंड करो, कंपाउंड करने के बाद उनसे बिल भी लो, जुर्माना लगाना वो भी लगाओ, और इसको एक जैसे उसको राइट ऑफ करना उस केस को राइट ऑफ करो। क्राइम में मानते हैं कि जब तक उसकी क्या ना हो जाए, कंपाउंडिंग नहीं, चार्जशीट, जब तक चार्जशीट ना हो जाए तब तक तो आपका लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक ही नहीं है। अब अगर दोनों ही विषयों को वो इनको जोड़ देते हैं, पानी और बिजली को, इसकी जो केसेस, अच्छा क्योंकि नाम बना हुआ FIR वो भी होती है, वहां अलग से थाने हैं, बिजली के अलग हैं, पानी के अलग हैं, तो वो FIR तो करते हैं। लेकिन अगर उसको जोड़ देंगे तो हमने चार्जशीट तो उनको किया नहीं, हम कंपाउंड करके जुर्माना लिया, 121 करोड़ रुपया जुर्माना ये पावर डिपार्टमेंट ने हासिल किया है। अब जिसने जुर्माना ले लिया अल्टीमेटली उसको क्या करेंगे, चार्जशीट थोड़ी करेंगे। अब FIR को खत्म करने के, यहाँ होम डिपार्टमेंट का कोई आदमी बैठा कि नहीं बैठा है, चार्जशीट खत्म करने के लिए तो फिर उनको वो सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो उसको चार्जशीट खत्म करने के बजाय उसको चार्जशीट नहीं किया, उसको सॉल्यूशन दिखाकर या अनट्रेस दिखाकर या समझौता दिखाकर उसको खत्म किया। अब वो कहते हैं चार्जशीट नहीं है तो आपका रेट जो है 29% आ गया। जबकि ये जो रेट्स हैं जो
डिटेल मैंने आज मंगवाई तो हमारा जो डिस्पोजल है आईपीसी केसेस का 77.2% है, अदर देन दिस वाटर एंड पावर थेफ्ट केसेस। इसी प्रकार 86% आईपीसी क्राइम अगेंस्ट पर्सन, 93% क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो अलग अलग उस क्राइम में आईपीसी में भी है, अगर उसके अलग अलग हिस्से ले लिए जाए तो दिस एज मच एज 93.1, 86.3। आर्म्स एक्ट में 94% हमारा डिस्पोजल है, चार्ज शीटेड है, और चार्ज शीटिंग रेट ऑफ एक्साइज एंड गैम्बलिंग एक्ट एक्साइज में 91%, गैम्बलिंग में 99% है। तो ये फिगर नहीं लेंगे, वो सब जोड़ करके जो शूट करेगा वो लगभग 1 लाख या 67-68 हजार जो एफआईआर है पानी की और बिजली की, वो जोड़ के हम मानते हैं कि उसके ऊपर हमने कोई बहुत सख्त, क्योंकि उसको क्रिमिनलाइज करने की बजाय डीक्रिमिनलाइज करने के बहुत तरीके होते हैं। अगर उनको हम चार्जशीट करके कोर्ट के चक्कर कटाएंगे, पता नहीं 100 रुपया 500 रुपया बिल उसका बना के नहीं बना, अल्टीमेटली उसको जब 5 साल चक्कर काटेगा उसके तो क्या होगा? हरासमेंट के अलावा वो हार्ड क्रिमिनल बनते हैं। आज तुमने ठीक कर लिया, हरियाणा इज द स्टेट जहां पावर के सेक्टर में इतना ज्यादा जो हमारा इंप्रूवमेंट हुई है। हमारी 34% लाइन लॉसेस थे, लाइन लॉसेस एंड थेफ्ट दोनों मिला के। लाइन लॉसेस तो होने ही है, उसको तो डिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से होता। अब कुल 14% है, कहां 34%, कहां 14%। 20% जो है वो रिकवर हुआ तो इस थेफ्ट को रोकने के कारण से हुआ या लोगों को समझाने के कारण से हुआ। मेरा गांव जगमग गांव 5500 गांव में आज 24 घंटे बिजली जा रही है, आउट ऑफ 6700। 1200 है, वो भी हम इस साल के अंदर पूरा कर देंगे। पहली स्टेट हरियाणा होगी जहां गांव में भी शहरों में भी 24 घंटे बिजली जाएगी। कोई बिजली को लेकर के आंदोलन नहीं होता, समझाना पड़ता है। तो इसलिए जो मैं कह रहा था कि प्रदेश में जिस प्रकार की आज हरियाणा की स्थिति है, श्रेष्ठ है, अच्छी है, चाहे आर्थिक स्थिति है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे बाकी चीजें हैं। पंजाब से भी बहुत चीजों में यानी लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छे हैं। हमारे यहाँ रोजगार एक नया और विषय है, ये भी अगेन जिसकी चर्चा सीएमआई हर महीने करता है। और मुझे बताया गया किसी ने, अभी छपा तो नहीं है, कि इस महीने वो हमारे बेरोजगारी 55% लाने वाले हैं, और मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि 100% कब आ जाए। यानी अगर इस प्रकार से इतनी अगर हाई परसेंटेज जो बेरोजगारी होती तो पता नहीं क्या हो जाता अभी तक। और वो बड़ा अजीब है, मैंने 2016 से लेकर के और अब तक उनके 5 साल के आंकड़े देखे हैं, मंथली, उनका एक मंथली रिपोर्ट आती है। तो उस मंथली रिपोर्ट में हरियाणा को उन्होंने बीच बीच में 1.5% भी किया हुआ है, 3%, अगले महीने में 25%। यानी ऐसा सिस्टम क्या आपका कि एक महीने में 3% बेरोजगारी है, अगले महीने में 25% हो गई है। पर हम तो सरकार हैं, ऐसी कंपनी से जैसे पूछ ही सकते हैं कि क्या क्यों ऐसा करनी है, बार बार लगातार फोकस हो रहा है हरियाणा के ऊपर। मैं कह रहा हूं, अच्छा उस हरियाणा का ही है सर्वश्रेष्ठ उसमें, हरियाणा से मजा आ रहा है। तो मैं तो आपको कहा कि वो उनके जो एक वो शाह हैं और एक कोई अमित व्यास, महेश व्यास, तो ये 2 लोग हैं, शुद्ध पॉलिटिकल आदमी हैं। इसका मैं कभी भी उत्तर नहीं दूंगा। मैं उत्तर दूंगा कि मेरे यहाँ रिकॉर्ड पर कितनी बेरोजगारी है, और वो जैसे मैंने बताया परिवार पहचान पत्र में जो प्रारंभिक सेल्फ डिक्लेयर्ड जानकारी हमारे पास 6 महीने पहले थी 6.1%। अब उसको हम ठीक कर रहे हैं, बहुत योजनाओं से ठीक कर रहे हैं। हमने ये जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना जो चलाई है, सर्वे चल रहा है कौन कौन परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदन बहुत कम है, बेरोजगार हैं, तो उसके एक परिवार के एक आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। उसके अंदर बहुत से लोग आएंगे। अब जैसे मैंने फिशरीज का बताया, ऐसे ही जैसे बी कीपिंग का बताया, ऐसे ही पशुपालन विभाग उन्होंने अपनी योजना बनाई कि हम कितने घरों में पशु करेंगे। स्किलिंग वालों ने योजना बनाई है, WCD ने अपनी योजना बनाई है। 6 विभाग हमारे बैठे हैं, क्या नाम, विनीत गर्ग ये उसके इंचार्ज हैं, और ये सब विभागों के साथ वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और 50,000 परिवारों की सूची इनको दे दी गई है, जिसका सर्वे करके और ये उनको काम देंगे आगे। तो इसलिए इस बेरोजगारी को भी
हमने कंट्रोल किया है और कंट्रोल करेंगे। अब इतना ही है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और ये कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा कभी नहीं कहता जितना मैं हर बार कहता हूं। वो सब कहते हैं सबको मैं नौकरी कराऊंगा, तो सबकी नौकरी कराने वाला कोई अगर सपना किसी का है तो सरकारी नौकरी तो नहीं हो सकती। हमें अपने सिस्टम को भी संभालना है। हाँ, काम सबको मिले इसका अवसर पैदा करेंगे, इसके लिए रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, तो रोजगार भी बढ़ाएंगे। और रोजगार के बढ़ाने के लिए आपकी जानकारी के लिए अभी भी पिछले 3 दिन में हमारे पास जो लोग आए उसके अंदर आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा स्टील के लोग, METC वाले ये आए हैं। इन्होंने तो अभी भी उद्योग लगाने शुरू किए हैं। हमारा जो रोहतक के अंदर टाटा स्टील वाले ये जो स्क्रैपिंग है ओल्ड व्हीकल्स की, स्क्रैप को मोल्ड करने का उन्होंने एक यूनिट लगाया 100 एकड़ पर। अब 100 एकड़ पर लगाएंगे तो 5-4 हजार लोगों को कुछ तो रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार ये जो आदित्य बिरला ये पेंट का एक यूनिट अपना लगा रहे हैं पानीपत में, बड़ा यूनिट लगा रहे हैं। तो जब इस प्रकार के लोग कंपनियां यहाँ आएंगी, पंजाब में कोई नहीं जा रहा, छोड़ छोड़ के भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसका प्रभाव हमारे यहाँ है। लोगों को फटाफट चीजें मिल जाती हैं। यानी इनमें से कौन सा ग्रुप कह रहा था कि 24 घंटे में मुझे तो लेटर पकड़ा दिया आदित्य बिरला वाला, हाँ, HSIDC की जमीन उन्होंने ऑफर दी और सारी फॉर्मेलिटी सवेरे पूरी की। अगले दिन सवेरे उनको जमीन का जो लेटर है वो दे दिया, ये ले जाओ। ऐसे हमने हर चीज में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम कर दिया है। तो कोई भी व्यापार, कोई भी उद्योग, हमारे एक नेता तो ऐसे हैं कि मुझे चाहे 100 बार जेल जाना पड़े तो भी मैं हर एक को नौकरी दूंगा। 10 साल तो कट गए। फांसी का मैं सबको नौकरी दूंगा। हाँ, मैं सबको नौकरी दूंगा। हाँ, तो वही है ना कि अब आने वाला युग किसको क्या याद रखेगा। यानी भ्रष्टाचार के मसीहा इस प्रकार के इतिहास है कुछ लोगों के। हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल नष्ट करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, क्योंकि कुछ लोगों को प्राणी आते हैं, बहुत जो माल मलाई खाने वाले, उनके पार्टी के लोग सब, जिसको मैं धौल कपड़िया कहता हूं, धौल कपड़िया सब लगे हुए थे। लूट लो जैसे लूटना है। भीड़ की भीड़ सब खत्म की है, टेक्नोलॉजी से खत्म की है, व्यवस्थाएं दे के खत्म की है। लेकिन वो बेचारे बेरोजगार हो गए। उन बेरोजगार की संख्या तो जब खत्म होगी तब होगी, अभी तो होती नहीं है। एक मुझे प्रोक्योरमेंट जो है, प्रोक्योरमेंट इस बार थोड़ी देरी से होगी, वर्षा के कारण ही है, उसका और कोई कारण नहीं है। पहले हम 25 सितंबर से प्रोक्योरमेंट किया करते थे। अभी शेड्यूल 1 अक्टूबर से बनाया है। 5 दिन इसको लेट किया है, क्योंकि उतना ज़्यादा अराइवल भी नहीं है, कहीं कंबाइन भी नहीं है कि देखिए हमें कहीं कोई मशीन भी नहीं चल रही है। तो सुखाने का मौका ज़रूर 2-4 दिन बीच में चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में वर्षा में कुछ जो फसल आ गई थी मंडियों में वो गिली हुई है। तो अब 3-4 दिन अगर ठीक ठाक मौसम होता तो सूख जाएगी। 1 अक्टूबर से ज़रूर उसको हम करेंगे। पिछले दिनों में एक योजना बनाई थी कि 1 नवंबर से परिवार पहचान पत्र के ऊपर ही निर्भर होंगी हमारी लगभग कितनी योजनाएं, तो सर 500 के ऊपर 500 योजनाएं हमारी जो हैं, जो विभाग है वो कंपलसरी हो जाएगा कि उसके बिना अब कोई योजना उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा 1 नवंबर के बाद। तब तक सभी विभाग उसकी जो जानकारियां ले रहे हैं वो सब कर रहे हैं। तो मित्रों, इतने विषय आज आपके सामने मुझे रखने थे। तो है क्या? हाँ, ये जो पिछले दिनों में एक घटनाक्रम हुआ कि पेपर लीक, पेपर आउट, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है। हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और ये हमें ध्यान में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमने तय किया कि भी किसी भी कीमत पर इस नेटवर्क को हम तोड़ेंगे। ये नेटवर्क आंखों से ओझल रह करके जब तक काम किया उसने किया और बहुत पुराने समय से कर रहा है। हमने तो FIR भी बहुत कराई हैं,
उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। ये जो पिछला पेपर लीक का हुआ था, इसके अंदर 28-30 लोगों को गिरफ्तार भी किया, दूसरे प्रांतों के लोगों को भी पकड़ा है। अब उसके बाद 2 टेस्ट हमारे ठीक हो भी गए हैं। कुछ लोग इसमें लुटे भी हैं, उनकी लुटाई खूब हुई है, क्योंकि लगता उनको यह है कि चाहे कितना ही हम जोर मार लें, कितना ही सरकार प्रबंध कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी तो हो ही जाएगी, थेफ्ट तो इसके हम कर ही लेंगे, चीटिंग तो हम कर ही लेंगे। पहला विषय तो यह है कि इस प्रकार का मैं सबको निवेदन करता हूं कि कोई नौकरी के लिए इस प्रकार के चक्कर में ना फंसे। पैसे भी गवाएगा, नौकरी भी ऐसे आदमी को नहीं मिलेगी, और पैसे दे करके उसको मेरिट पर मिली है तो नहीं देगा तब भी उसको मिलनी है। ये उनको वहम निकाल देना चाहिए कि नौकरी मिली और पैसे दिए तो पैसे के कारण से मिली, ऐसा नहीं, उसकी मेरिट के कारण से ही मिली है। और मैं आज एक और घोषणा करता हूं कि इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमें लोगों से जानकारियां भी चाहिए। हमने बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा है, फिर भी कुछ लोग अभी कहीं ना कहीं लगता है छुपे होंगे। उसका एक ही हल है कि जितने लोगों को ऐसे लोग संपर्क करते हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, ऐसे लोगों की जानकारी मैं एक विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से एक नंबर प्रसारित करता हूं, उस नंबर पर वो बता दें। जिन्होंने पहले दिए हैं वो भी बता दें किसको दिए हैं, और आगे कोई मांगने आता तो उसकी भी जानकारी दे दें। रंगे हाथों पकड़ने की बात आएगी तो उसको तैयार करेंगे हम कि ठीक है तुम दो, हम पकड़ेंगे। और नहीं अगर रंगे हाथों तो कम से कम उस नेटवर्क का जरूर पता लग जाएगा कौन कहां से कैसे नेटवर्क से बनाया हुआ है। वो नंबर है, स्टेट विजिलेंस बोर्ड का है, टोल फ्री नंबर है। आज शाम 4 बजे से इसको एक्टिव हो जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मेलिटी चल रही है, कल ही हमने योजना बनाई है। नंबर है 1800-180-2022। लास्ट का 2022 तो आप इस साल में एक जोड़ दो, बाकी है 1800-180 2022। क्या उसका अर्थ होगा 2022 का, लेकिन याद रखने के लिए उसका अभी ये थोड़ा कठिनाई इसमें आ रही है। जो वोडाफोन आइडिया का जो पंजाब सर्कल है, यानी चंडीगढ़ और पंचकुला, और ऐसे ही एयरटेल का जो एनसीआर सर्कल है, फरीदाबाद और गुड़गांव, इनमें थोड़ी कठिनाई आ रही है। बाकी जगह तो शाम को 4 बजे चालू हो जाएगा, और ये दोनों जगह और एक आध दिन बाद ये चालू हो जाएगा। उसकी सारी व्यवस्थाएं को कर रहे हैं, लेकिन इसको निश्चित रूप से नेटवर्क को डिमोलिश करना ये हमारा हेतु है। कोविड की जानकारी आपको हो ही गई कि अभी संयोग से दूसरे जो वेव का मामला धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आशा करते हैं कि आगे तीसरी वेव ना आए। फिर भी सावधानी सब जगह बरतनी है, और अभी तक जो वैक्सीनेशन हो गई है 2,15,00,000 से ऊपर हो गई है। 1.5 करोड़ से ऊपर फर्स्ट डोज है, और 50 लाख से ऊपर 55 लाख के आसपास सेकंड डोज है। 1,60 और 55 ऐसा कुछ हर दिन 1-1.5 लाख 2 लाख ये बढ़ जाता है। तो लगता है कि दिसंबर 31 तक फर्स्ट डोज सबको कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड डोज उसके बाद फिर नेक्स्ट जब भी उसका ड्यू होगा तो वो पूरी होगी। फर्स्ट डोज हमारी लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज लगनी है। अभी बच्चों वाली डोज शुरू नहीं हुई है, वो जैसा ही कोई योजना आएगी उसके हिसाब से उसको हम चालू करेंगे। एक विषय की बधाई और देनी है कि हमारे यहाँ हरियाणा हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। तो अभी जो कल रिजल्ट आया है यूपीएससी का, तो इसमें क्योंकि उसमें एड्रेस तो होते नहीं है, फिर भी हमारे लोगों ने एक अभी तक जो रिपोर्ट निकाली है उसमें 29 संख्या यूपीएससी में 761 में से पास होने वाले जो रैंक लेने वाले लोग हैं, इनमें 729 लोग हैं। और हमारे 3 अधिकारी ऐसे हैं जिसमें से एक तो यहाँ बैठे नहीं कोई वो ही नहीं है। एक तो हमारे एडीजी सीआईडी, उनका बेटा, उनका 91 ये क्रमांक आया है। एक अमित झा हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के एसीएस हैं, उनकी बेटी है, उनका बेटा, और विनय सिंह की बेटी, विनय सिंह यादव की बेटी का उसका तो 9th नंबर आया, 11वां, और उनका 164 तो 164 वाला तो आईपीएस होगा। और ये जो 91 वाला, ये दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है। और जो
13 नंबर है विनय सिंह, वो IAS निश्चित है। 3 तो हमारे, एक जो अरुण कुमार हमारे दिल्ली में जो अधिकारी है उनका, उनकी बेटी है, उनकी बेटी 330 है। उनका 330 है। तो कुल मिला के 761 में से अभी तक छटनी हो रही 29। पिछली बार भी 20 के लगभग ये नाम थे, इस बार 29 लोग आए हैं। तो बहुत अच्छी एक उपलब्धि हरियाणा के हम इसको कह सकते हैं। लगभग 3.5% लोग हरियाणा के इसमें आए हैं। 2020 HCS की एक लड़की जो है, जो सिटी यमुना, अच्छा, वो खुद आ गई है। हाँ, तो उसका तो स्कोप अच्छा होता है, 35 में तो आई ही है वो, IAS में आ गई, अच्छी बात हो गई। तो कुल मिलाकर इन सबको मैं इनको बधाई देता हूँ, इनके परिवार को लोगों को बधाई देता हूँ। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हमारा जो ओलंपिक और पैरालंपिक है उसमें भी हमारी उपलब्धि दोनों में देश के सारे रिकॉर्ड में बड़ी अच्छी रही है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि प्रश्नों के लिए। आपने सर अभी जैसे कहा कि अराजकता नहीं करने लगे हैं किसान आंदोलन के मामले में, अभी 27 तारीख को एक बार फिर से भारत बंद जा रहा है, क्योंकि आंदोलन काफी समय से चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है बहुत ज्यादा, दोनों बॉर्डर से बैठे हुए। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी 27 तारीख को, और ये अराजकता करने की क्या प्लान है सर अभी? क्योंकि किसानों के बयानों से या उनकी बातों से तो ऐसा लगता नहीं कि अभी पहुंच पड़ेगी। देखिए, चूंकि ये सारी जानकारियां तो उसी में से निकलेंगे कि आगे ये बातचीत किस प्रकार से आगे बढ़ती है। केंद्र सरकार ने कई बार कह दिया कि हम बातचीत के लिए रास्ता हमारा खुला है। इनकी ओर से भी कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह से आने लग गए हैं मैसेज के भी ठीक है, बातचीत का रास्ता खुलवाओ। अब वो बातचीत कब खुलती है, किन बातों को लेकर खुलती है, ये अभी सारी बातें तो हम भी नहीं बता सकते, हमको भी जानकारी नहीं, केंद्र सरकार को ज़्यादा जानकारी है। इतना ज़रूर है कि जो बॉर्डर्स के रास्ते हैं हमारे यहाँ, तो कुंडली बॉर्डर और ये अपना टिकरी बॉर्डर, 2 बॉर्डर ऐसे हैं जो इंटरस्टेट जो बंद है। हालांकि बाकी भी है, लेकिन बाकी बंद नहीं है। उस दिन चूंकि उन्होंने एक्सटेंड ले लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में पार्टी नहीं है, इसलिए हम तो नहीं आएंगे। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो बेशक मत जाए, उनको प्रदेश सरकार के बुलाने पर आना चाहिए था। अब नहीं आए हैं तो ये बात उन्हीं के खिलाफ जाएगी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट की डेट कब लगी है? कल टेंटेटिव थी 24 की, लेकिन वो अभी कल कभी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट के ही उसमें हैं। हम अपने ढंग से उनको सब बताएंगे सारा घटनाक्रम कि हमने कमेटी बनाई है और उस कमेटी में उनको बुलाया भी है। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको कोई ना कोई पार्टी बना करके निर्देश देंगे, जैसा भी देंगे। लेकिन इस बातचीत अंदर खाते वो भी तैयार हैं कि अब रास्ते को खोलने का समय है, हम खोल देंगे। उधर दिल्ली में भी दिल्ली की ओर से बंद है, वहाँ दिल्ली सरकार से जो बातचीत हुई उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके लोग उधर तैयार हैं तो हम भी इसको खोल देंगे। मोटे रूप से सरकारों की ओर से खोलने का एक विषय तय है, सहमत है सब। हम चाहते हैं कि भी आपसी बातचीत के माध्यम से रास्ता खुल जाए। उनको भी पता है कि रास्ता बंद होने से उनको भी कोई बहुत बड़ा लाभ हो नहीं रहा, तो वो रास्ता खुलने के संकेत सब हैं, जल्दी खुलना चाहिए। जहाँ तक भारत बंद का विषय है, जैसे मैंने बताया कि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है बात कहने का, शांतिपूर्वक तरीके से कहें, बंद रखें। बंद में नुकसान भी सबके होते हैं, उन सब में वो भी आते हैं। आखिर समाज का तो वो भी हिस्सा है, और जहाँ वो रास्ता बंद किया हुआ है तो उसमें तकलीफ समाज को भी है। कोई केवल सरकार ही समाज है या सरकार की तकलीफ, ऐसा नहीं है। आम लोगों की भी तकलीफ बहुत है, इंडस्ट्री के लोगों की तकलीफ है, वहाँ के जो लोग व्यापार करते हैं उनकी तकलीफ है, जो रेजिडेंट्स हैं उनकी तकलीफ है। हर किसी को 5, 6, 10 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है। तो इसलिए समाज के हित में इस रास्ते को खोलने का काम उनको करना चाहिए, और जहाँ तक बंद है, बंद शांतिपूर्ण रहना चाहिए, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। फिर भी हमारी तैयारी जो हर प्रकार की रहेगी कि किसी प्रकार की न्यूसेंस जो है वो नहीं होने देंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ है कि करनाल का मामला आपने बड़ी जल्दी सुलझवा दिया था किसानों के साथ, तो ये जो ये भी है, इसमें भी थोड़े से अगर सरकार उनको थोड़ा सा सहयोग करे किस मामले में, इस तरह तो अब सहयोग करे। अगर उनको कहें कि वहाँ हमने एक नौकरी डीसी रेट पर या 2 नौकरियां दे दी और यहाँ 10-20 नौकरियां लेनी हो तो ले लें, भाई क्या दिक्कत है। सीएम साहब, हरित स्टोर आपने घोषणा की थी, उसका क्या रिस्पॉन्स आया और कब से शुरू होगा? हरित स्टोर की समीक्षा बैठक मैंने अभी की है। हमने तय किया था कि 2 अक्टूबर को कुछ स्टोर जो है चालू हो जाएंगे। ये जो वर्ष है प्रधानमंत्री जी के 71वां जन्मदिवस है, और ये जो समय है 17 सितंबर से और 7 अक्टूबर तक 20 दिन का ये समय हमने सेवा सप्ताह, सेवा पर्व, सप्ताह नहीं 20 दिन हो जाते हैं, तो सेवा पर्व, क्योंकि इसमें और भी महत्वपूर्ण दिन आ गए। 17 नवंबर को
17 सितंबर को उनका अपना जन्मदिन था मोदी जी का। 25 सितंबर आज जैसा बताया ये दिन हो गया। 2 अक्टूबर को गांधी जी का, लाला बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। और 7 अक्टूबर का दिन ऐसा है कि मोदी जी ने सबसे पहला जो अपना उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था एज चीफ मिनिस्टर गुजरात, एक प्रकार से सामाजिक यानी राजनीतिक उनका जो सफर है, वैसे तो संगठन मंत्री के नाते पहले काम करते रहे, लेकिन पॉलिटिकल जिसको कहना चाहिए सफर जो है उनका वो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ। तो इस 20 दिन में ये समय हुआ है। तो उनका 71वां जन्मदिन है। तो हमने सोचा कि भी 71 बूथ ये उस दिन चालू हो जाएंगे। ये हमारा 2 अक्टूबर उसको लॉन्च कर देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर जो है सरकार के कई मंत्री आपकी हमला करते रहे हैं पहले, तो अब और उनके ऊपर ये आरोप भी लगता रहा कि ये कैप्टन भड़का रहे हैं किसान आंदोलन। तो अब कोई जब वो कांग्रेस से बाहर है, कोई राजनीति चल रही है कि ये आंदोलन को खत्म। देखिए, हर आदमी के कई पहलू होते हैं। वो जो पहलू था वो एक मुख्यमंत्री के नाते, कांग्रेस के नेता के नाते उन्होंने किया होगा तो किया होगा। अब वो मुख्यमंत्री तो रहे नहीं हैं और जिस प्रकार से उनको किया गया है, बाहर किया गया है, वो उनके लिए भी सोचने की बात है। कांग्रेस अपने घर में भी सोचे। कम से कम मुख्यमंत्री हमारे भी हटते हैं, लेकिन हमारे हटने के बाद इतना अपने आप को लज्जित नहीं महसूस करते हैं। बड़े सामान्य तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री गए, उनका मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज मुझे खो खो में एक अवसर मिला है, खेल है, दूसरे को खो दे दी, दूसरा चल के अपने गद्दे पर बैठ गया, वो चलाएगा, मेरे जिम्मे जो काम लगेगा मैं करूंगा। लेकिन यहाँ तो जिस प्रकार की दुविधा और जिस प्रकार का आपसी एक विरोध एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिला है, वो आप देखते हैं। तो ये केवल वहीं चल रहा है ऐसा नहीं है। हमारी हरियाणा में भी कांग्रेस में यही है। हरियाणा कांग्रेस भी उसी कैप्टन वाले राह पर हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चलते हैं। यहाँ भी इनको सुहाते नहीं एक दूसरे को। आज तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई। कितने महीने, साल हो गए। और हमारे यहाँ एक तरफ अध्यक्ष बने, अगले दिन फट कर सारी गाड़ी चल पड़ी और सारे प्रदेश में संगठन के सब कार्यक्रम चल रहे हैं, सारे पदाधिकारी बन गए, सब कुछ हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, ये कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। कांग्रेस में जिस प्रकार की छछालेदारी एक दूसरे की होती है, हाँ ठीक है, मौलिक अंतर सोच में सिद्धू और कैप्टन का यदि हम करेंगे तो कैप्टन की सोच देश से बाहर नहीं है, देश के अंदर है। लेकिन सिद्धू का न जाने कहां किधर क्या लिंक बना और कैसे क्या वो भूल जाए, उसे हम देख रही हैं। कुरुक्षेत्र में फिर घटनाक्रम है, क्योंकि आप कहें कि हम अराजकता नहीं फैलने देंगे। ये एक जो कमिटमेंट है सरकार किसान आंदोलन के नाम पे जो कुछ अराजकता, लेकिन कल फिर वही घटना कल हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारा कार्यक्रम हुआ है, पूरे कार्यक्रम को उनके अंदर घुसने नहीं दिया, उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ 107-51 का केस है, कुछ लोगों के खिलाफ 307 का केस है। तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे, उनको कोई ढिलाई बरतने का काम नहीं है। हाँ, पीछे सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि हरियाणा का डायस्पोरा कितना है? व्हाट इज हरियाणा साइज ऑफ दैट, जो बाहर विदेशों में? ऐसा कि इसका कोई एकदम निश्चित कंट्रीब्यूशन क्या है? निश्चित आंकड़ा तो हमारे पास अभी नहीं है। उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है, अभी कहा है मैंने डिपार्टमेंट को कि हर एक देश में हमारा डायस्पोरा कितना है, इसकी जानकारी लेकर के इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ कब तक हो जाएगा ये? 4-5 महीने सब देशों में क्योंकि फैले हुए हैं, तो अलग अलग देशों का वहां इकट्ठा करा रहे। कुछ जगह तो संस्थाएं भी बनी हुई है, हरियाणा की ऐसी संस्थाएं, सोसाइटी, सभाएं बनी हुई हैं। तो जैसे आएगा जानकारी देंगे। वो जो सामने आया उसको सजा दे दी गई है, उसको सस्पेंड कर दिया है, उसके खिलाफ FIR हो गई है। और ऐसा कोई कर्मचारी करेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, आपने अभी पोर्टल लॉन्च किया समर्पण का। देश में ऑलरेडी NGO हैं जो कि रजिस्टर्ड रहती हैं सरकार के साथ। ये जो पोर्टल है उनसे कैसे भिन्न है? दूसरा, क्या वो भी इससे जुड़ सकती हैं आपके पोर्टल से, जो NGO आमतौर पे काम कर रही हैं समाज में? अभी एज NGO जोड़ने का तो हमने नहीं किया है। कोई अगर प्रस्ताव आएगा तो देख लेंगे। लेकिन उनके जो व्यक्ति हैं, जो उनके सदस्य हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। और कुल मिलाकर के योजनाएं सब अच्छी हैं, उनकी भी अच्छी हैं, हमारी भी अच्छी हैं। जो रजिस्टर्ड NGOs हैं, उनको जहां कहीं अनटाइटल्ड है किसी फैसिलिटी की, तो फैसिलिटी उनको देते ही हैं। ये सीधे सीधे हमारे अपने विभाग, जहां हमको जरूरत है, जैसे हमने कहा कि हमें
वन मित्र बनाने हैं। तो जो ऐसे वन विभाग के साथ जुड़ना चाहेंगे, पर्यावरणवादी होंगे, उनको सबको कोई ना कोई ऐसी योजना बना करके उनको लगाएंगे। वन लग तो जाते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं होती है। हमारे यहाँ हर साल जितना एक डाटा पेश किया जाता है कि इतने करोड़ पौधे लग गए, उतने करोड़ अगर बचते रहे तो मेरे ख्याल सारा हरियाणा वन बन गया होता। लेकिन अगर हम वॉलंटरी लोगों को थोड़ा आग्रह करेंगे तो वो पेड़ लगाने में और लगाने के बाद उनकी सुरक्षा करने में उनको एक प्रायोरिटी से जिम्मे लगाएंगे। इवन विद्यार्थियों के बारे में हम सोचते हैं कि उनको इंसेंटिव दें हम, कि एक विद्यार्थी अपने जीवन में पेड़ लगाए, जब तक वो पढ़ रहा है उसकी सेवा भी करे, देखरेख भी करे, तो उसमें से चीजें आगे बढ़ेंगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। 10 तारीख को फील्ड में उतरने का ऐलान किया भूपेंद्र हुड्डा ने करनाल से। करना चाहिए। तो सर कैसे देखते हैं सर आप इसको? मैं देखता हूं कि उनको अपनी पार्टी की गतिविधि बढ़ानी चाहिए। वो कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते, क्या बातें वो रखते हैं जनता के सामने, क्योंकि अभी तक तो एक ही बात रख रहे हैं कि इस सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं है। अब पता नहीं उन्होंने 2 साल जोड़ेंगे, पिछले 5 भी जोड़ लिए। उन्होंने जोड़े तो साथ ही बोला मुख्यमंत्री तो उन्होंने जी को सातों के बाद गठबंधन के 2 हो गए और इस सरकार में बीजेपी और जेजेपी कोई उपलब्धि नहीं है। एक भी नहीं पूरा। मैं वही कह रहा हूँ, वो उनका काम है, एक भी नहीं है। हम अपनी उपलब्धियां बताएंगे, अल्टीमेटली आप दोनों की बात छापेंगे, जनता देखेगी कि ये सच है कि ये सच है। अब हम उसका कोई कहें कि नहीं ये झूठ है सच है, जनता बताएगी, जनता का काम है। सीएम साहब आज एक बड़ी रैली भी हो रही है, थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है, हरियाणा से न्यू करने की बात हो रही है। आप क्या मानते हैं कि थर्ड फ्रंट का विकल्प है देश में? बहुत बार प्रयत्न हुए हैं, आज पहला प्रयत्न नहीं है, बहुत बार हुए हैं। और राजनीति यानी डेमोक्रेसी में ये चीजें चलती हैं, खाली यहाँ और ऐसा नहीं है। ये यूके में भी होती है, ये यूएसए में भी होती है, जहां जहां डेमोक्रेसी वहां सब जगह होती है। यहाँ तो हर आदमी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, बनाए। अपने आप नहीं आगे बढ़ सकते, 2-4 पार्टियां मिल करके आ जाएं। हम भी आखिर अटल जी के समय हमारी अपनी सरकार तो नहीं थी, हमारी भी 20-22 पार्टियां हमारे साथ थी। अलग बात है कि आज बहुत जगह सक्षम हम हो गए हैं कि अपने आप में अपनी सरकारें बना रहे हैं। देश में बहुत जगह ऐसा भी आगे भी चल करके ये सब डेमोक्रेसी में चलेगा। अच्छे लोग जहां इकट्ठे होकर कुछ कर पाए तो करें, लेकिन संभावनाएं कैसी हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक स्क्रैप पॉलिसी आ रही है, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर 14 जिले हमारे हरियाणा के भी होंगे, एनसीआर एरिया में भी फैक्ट होंगे। क्या किसी तरीके की रियायत फिटनेस सर्टिफिकेट जिस तरीके से पहले दे दिया जाता था 15 दिन के बाद, उसको लेकर वो भी? देखिए, तो अभी चूंकि कैसे कैसे वो पॉलिसी लागू करेंगे उसका सारा सिस्टम हमने बनाना है। हमने जैसे एक स्टेप आगे लेना शुरू किया है। उदाहरण के लिए गुरुग्राम में इस वर्ष में 5000 ऑटो जो डीजल और पेट्रोल पर चलते हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे विद ई ऑटोस, और उसमें 90,000 रुपए का, 90 तो नहीं सरकार की ओर से, तो 30 केंद्र सरकार की सहायता है, 30 हमारी लोकल बॉडी वहां करने वाली है, बाकी 30,000 मैंने कहा कि आपका जो ऑटो है जो बेकार हो गया है उसकी बाजार भाव 20-30,000 का स्क्रैप है, तो 30,000 का कहा कि भी वो आप बेचेंगे, 30,000 उसको हम दे देंगे, वो फिर ये कंपनियां ले जाएंगी ताकि उसको स्क्रैप को मोल्ड करके और उसका स्टील बनाया जा सके। तो 90,000 उसको मिलता है, बाकी बैंक से उसको लोन दिलाएंगे ताकि बैंक से लोन लेकर के उसके पास अगर अपना पैसा नहीं भी है तो रिप्लेसमेंट करने में तुरंत रिप्लेस हो जाए, और बाद में उसका खर्चा चूंकि कम होगा, ई ऑटो का किराया तो वही मिलना है, ई ऑटो का खर्चा बहुत कम होना है, तो इनकम जो बढ़ेगी उससे अपना जो लोन है उसको उतारे और अपना काम करे। सर एक पेपर लीक से रिलेटेड है, छोटी सी बात है। किससे? पेपर लीक से यू आर मेकिंग मोर एंड मोर रिफॉर्म्स। एक चीज जहाँ पे हरियाणा या कोई भी स्टेट जो है वो मतलब एक वो हार हो जाती है, वो होती है प्रोसिक्यूशन, मतलब पुअर प्रोसिक्यूशन लीड्स टू समझ गया, बरी हो जाते हैं, दे अगेन गेट बैक इनटू द बिजनेस। तो व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर द प्रॉपर प्रोसिक्यूशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ केसेस व्हिच हैव बीन रजिस्टर्ड? मैंने कल ही डिपार्टमेंट को कहा है कि इस प्रकार की जो परसिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, मानो जैसे नकल वाला केस हो गया, या जैसे आर्म्स के नाते से चीजें होती हैं, और जो राइवलरी परमानेंट जो होती हैं, गैंग्स होते हैं, एसटीएफ उसको देख भी रहा है, तो ऐसे हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड पुलिस की एक 10-20 लोगों की टीम बना करके उसके पीछे लगाएं। जब तक उसको जड़ से नहीं खत्म कर दें तब तक वो जो टीम है उसके नाते से वो काम करती रहे। पैरवी की बात कर रहा हूं जी, नहीं, वो कोर्ट में भी उसी प्रकार से जो टीम बनेगी तो उसके जो प्रोसिक्यूशन है वो भी उसको भी देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ठीक हो जाए, विटनेसेस जो है हॉस्टाइल ना हो जाए, जो हमारे पास सबूत सारे हैं वो सबूत ठीक से पेश हो जाए, तो ये सब करेंगे। जब हमने जड़ से उसको खत्म करना है तो उसमें प्रोसिक्यूशन भी आता है।
बात की कि समर्पण के अंदर कंडीशन रखी गई है कि परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, क्या इसके लिए दूसरा विकल्प भी कोई ना हो? हमने इसको अभी मैंडेटरी नहीं किया है। अगर किसी को सर्विस नहीं लेनी है तो मत बनवाए, और किसी सर्विस लेनी है किसी प्रकार की सरकार की तो उसके लिए जरूर हमने रखा है, तो बाद में उसको बनाने का, उसी समय बनाने का उसका प्रावधान है। क्या आप शामिल होना चाहते हैं, कोई गायत्री भी रहता है, कोई बाहर भी रहता है, तो उसके पास परिवार पहचान पत्र नहीं होगा? बन जाएगा, उसी समय बन जाएगा, उसी समय बन जाएगा। सर बहुत से जिलों में अभी रजिस्ट्री की प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, सर्वे भी हो चुके हैं, जो ड्रोन सर्वे होने थे उसके बावजूद नहीं, सब हो नहीं चुके हैं, काफी चीजें प्रोसेस में हैं, और धीरे धीरे चीजें जब तक क्लैरिटी नहीं होती लोगों को तब तक उनको लगता परेशानी हमको खामखा हो रही है। पहली बात तो है कि उसमें प्रॉपर्टी आईडी वो हमने कह दिया सबकी बनाओ, जो भी एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा जमीन का है या जमीन नहीं है, मानो फ्लोर भी है, तो भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जिस प्रॉपर्टी की है उसकी प्रॉपर्टी आईडी बननी चाहिए, उसका कोई मलकियत से लेना देना नहीं है। दूसरा है कि उसके मलकियत, वो मलकियत भी जहां कहीं उसके नाम नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है, पार्टी यानी फ्लोर्स हैं, बाकी सब हैं, उसके लिए हमने स्कीमें बना रहे हैं कि पार्टीशन भी उसकी हो जाए, ताकि हर इंडिविजुअल का अपना एक प्रॉपर्टी का राइट जो है वो सिद्ध हो जाए। इसको भी हम जल्दी ला रहे हैं ना, उसको पार्टीशन वाले को, हाँ पार्टीशन का एक अलग से हम प्रावधान ला रहे हैं। और एक बात रह गई, फिर रह गया 7A रजिस्ट्री में। 7A को जरूर जहां कहीं लागू नहीं हुआ उसको भी हम लागू करेंगे। 7A का मतलब है कि कोई एग्रीकल्चर लैंड 1 एकड़ से कम अगर रजिस्ट्री कराएगा तो वो जब तक ये लिख के नहीं देगा कि ये एग्रीकल्चर के लिए है तब तक उसको एनओसी नहीं मिलेगी। एनओसी मिलेगी 1 एकड़ से नीचे अगर वो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर है। हाँ, एग्रीकल्चर नहीं है, पहले से वो लाइसेंस्ड है या कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का मोहर लगी हुई तो वही रहेगी। अनऑथराइज कॉलोनीज उनको ऑथराइज करने जा रहे हैं, लगभग 1200 कॉलोनीज ऐसी हैं, तो उनको ऑथराइज करेंगे। ऑथराइज करने के बाद वो डेवलपमेंट टैक्स दे करके अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। काफी समय हो गया चर्चा होते होते मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कई बार आपसे पूछ लिया गया, आज बता दीजिए कब कर रहे हैं? ऐसा कि आप तो बन नहीं सकते हैं बनेंगे तो विधायक, बन सकता उसी का बता दो। बस फिर वही पूछने के बारे में। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि दिवाली से पहले हम दिवाली अच्छी बनवाएंगे। कोई नहीं, दिवाली 20 की भी आई थी, 21 भी आ रही है, 22 भी आएगी। ई पॉलिसी हमारी बन रही है और जल्दी बन जाएगी। अभी वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से गई, वहाँ क्लियर हो जाएगी, वहाँ से क्लियर होते ही फिर इंडस्ट्री मेन उसका जो काम है वो इंडस्ट्री का है, लेकिन वो सबसे एक बार राय करके और फिर उसको जल्दी घोषित करेंगे। ई पॉलिसी आपका बयान आया था कि प्रधानमंत्री से आपकी मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में चर्चा होगी, आपका स्टेटमेंट? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है ये प्रधानमंत्री जी नहीं किया करते, ये हम प्रदेश अध्यक्ष से करते हैं। ये तो आपकी बात आई थी, लेकिन एक दिन प्रेस नोट में आपने आया था कि किसी चैनल पे आपने कहीं बोल दिया कि प्रधानमंत्री से डिस्कस हो। नहीं किसी चैनल पे नहीं, वो इन कामों में वो नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग के सचिव श्रीमती सोफिया दहिया जी से धन्यवाद प्रस्ताव करें। साथ ही मैं अपने मीडिया के सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि प्रस्थान करने से पूर्व भोजन लेकर जाएं, दोपहर के भोजन की नीचे व्यवस्था है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, CPSC प्रिंसिपल सेक्रेटरी ग्रेड